हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से डायमैग्नेटिक का काई क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सारा चीज देख लिया। इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब पैरामैग्नेटिक को मैं डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा 2-3 मिनट की, जिससे आप पैरामैग्नेटिक को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। याद है आपको मैंने जब इलेक्ट्रॉन बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, जिसको अनपेयर्ड और पेयर्ड, है ना, जोड़ी में रहेंगे तो उनको पेयर्ड बोलते हैं और जोड़ी में जो नहीं रहेंगे उनको क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और हमने वहां देखा था कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता था, एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड, नेट फ्लक्स हमें 0 मिलता था, और अनपेयर्ड की वजह से हमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मिलता था। तो जो पेयर्ड होता था उसको हम लोग ज्यादातर क्या बोल देते थे, उसको नॉन मैग्नेटिक बोल देते थे, एक मोटा मोटी जो शुरुआत की जो समझ थी। और अनपेयर्ड में हम बोलते थे कि हाँ, इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, मैग्नेटिज्म होगा, है ना। तो उसी स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन से हम लोगों ने देखा था पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जोड़ी में रहे, एक ऊपर एक नीचे, मतलब नेट फ्लक्स क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए नेचुरली, है ना। नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। बट फिर हमने क्या किया, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, तो उसने कैसा बिहेवियर शो किया, रिपल्सिव बिहेवियर शो किया, रिपल्सिव बिहेवियर शो किया, जिसको हमने क्या बोला, डायमैग्नेटिक बोला पिछले लेक्चर में। याद है भाई, डायमैग्नेटिक में यही करते थे कि नेचुरली तो क्या था, कुछ भी नहीं था, वहां पे नेट डाइपोल मोमेंट 0 था। बट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाई तो लगाई, तो उसमें क्या हुआ, रिपल्शन बिहेवियर शो किया, काई निगेटिव आया उसका, और स्मॉल क्वांटिटी में आया, बहुत ही स्मॉल, और हम उसको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल बोल दिया हमने। तो ये कहानी थी किसके, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब है कि डायमैग्नेटिक में सर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे। जी हाँ, बहुत होंगे। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, तो डायमैग्नेटिक भी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे डायमैग्नेटिक मटेरियल होंगे, बिल्कुल होंगे। अभी मैं दर्शन कराऊंगा आपको पीरियोडिक टेबल के, जहां पे देखोगे डायमैग्नेटिक बहुत सारे हैं, है ना, वो सारा अभी बताऊंगा। चलो अब सेकंड केस में आते हैं, जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात आती है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बहुत है। तो अनपेयर्ड में देखो कैसा होगा कि ये दो जोड़ी में थे, ये अकेला रह गया, है ना। ये आपको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री याद होगी, तो हम इस तरीके से वो बनाते थे, डब्बे बनाते थे, एक ऊपर जाता था, फिर नीचे, फिर ये अनपेयर्ड रह गया, है ना। इस तरीके से बहुत सारे हम लोग केमिस्ट्री में भरते थे, वही चीज बता रहा हूं मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में। तो अनपेयर्ड की वजह से देखो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, इसकी वजह से कुछ ना कुछ रहेगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल ये आपका क्या बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक, नेट मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, या बोल सकते हैं नेट फ्लक्स रहेगा, कुछ ना कुछ नेट फ्लक्स रहेगा। ये हमने बता दिया इससे। अब देखो क्या हो रहा है, अब इसके भी दो तरीके हैं। अब ये अकेला कुछ कर, ये मिलके एक अकेला आइटम आया, है ना, इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बना, जिसमें हाँ ये बोल सकते हैं, इसका इस सिंबल से हम ये समझ सकते हैं कि जहां पर भी ये सिंबल रहेगा तो हम ये बोल सकते हैं नेट डाइपोल मोमेंट, कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगा इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से एक एरो हमें मिलेगा। अब ये एरो, ऐसे बहुत सारे एरो होके किसी मटेरियल के अंदर बहुत सारे एरो हो सकते हैं। अब उसकी दो कैटेगरी बन जाएगी। एक कैटेगरी तो ये कि ऐसे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, एक तो ये हो सकता है, और एक अलाइनमेंट हो जाए रैंडम डायरेक्शन में, क्या हो जाए, रैंडमली अरेंज हो जाए। तो दो कैटेगरी बनी यहां से। अनपेयर्ड में भी दो कैटेगरी बनी। एक कैटेगरी तो कि हर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अरेंज, जो बच रहा है इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से जो हमें मिल रहा है मैग्नेटिक डाइपोल, वो सारे के सारे जितने भी मटेरियल के अंदर देखे, वो सारे के सारे का डायरेक्शन एक जैसा हो, यूनिट डायरेक्शनल अलाइनमेंट हो। अभी मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं लगाइए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बिना ही, एक्सटर्नल मैग्नेटिक के बिना ही ये पूरे एक जैसे अलाइन रहे, इनको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। क्या बोलते हैं इनको, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। यहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बिना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करे, डायरेक्टली अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें एक यूनिडायरेक्शनल अलाइनमेंट में है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परमानेंट मैग्नेट। तो यहां से 2-3 चीजें आपको समझ में आएगी कि भाई परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड नहीं हो सकते। पेयर्ड तो हम भी बोल सकते हैं कि भाई नेचुरली तो वो नॉन मैग्नेटिक ही है, देखा जाए तो वो तो एक्सटर्नल लगाया तो हमें डायमैग्नेटिक मिला, थोड़ा सा रिपल्शन। बट जो
अनपेड है, अनपेड में भी एक कैटेगरी है कि अगर सारे एक ही लाइन में हो जाए, एक ही डायरेक्शन में हो जाए, तो वो क्या देगा भाई, नेट फ्लक्स देगा ना हमें। यहां पे नेट फ्लक्स मिलेगा, नेट फ्लक्स हमें क्या मिलेगा, नेट फ्लक्स नॉट इक्वल टू जीरो, बढ़िया से नेट फ्लक्स मिलेगा, नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा, सब मिलेगा हमें यहां पे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में। अब देखो क्या हो रहा है, एक तरीका और है कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए, देखिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए, रैंडम अरेंजमेंट, ये उधर जा रहा था, ये इधर जाए, ये उधर चले जाए, ये इधर चले जाए। तो ये ओवरऑल मटेरियल की वजह से, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वजह से तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, बट जब वो बहुत सारे ऐसे हो जाएंगे और उनका जब देखेंगे हम लोग एक दूसरे को, वो क्या हो रहे, कैंसिल करते हुए नजर आ रहे, तो हमें यहां पर क्या है, बाहर जीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, नो नेट फ्लक्स आउटसाइड द मटेरियल, मटेरियल के बाहर तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अंदर ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं वो। तो यहां पर एक देखने वाली बात है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद किसी मटेरियल का नेट फ्लक्स या नेट डाइपोल मोमेंट हमें जीरो मिल रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट हमें जीरो मिल रहा है, क्योंकि वो अंदर कुछ इस तरीके से रेंडमली अलाइन है कि एक दूसरे को कैंसिल कर दे, नेट डाइपोल इक्वल टू जीरो, इवन दो इट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये बात कहना भी गलत है कि अनपेयर्ड होगा तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिज्म हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर शुरुआत वाले लेक्चर में तो आपने ऐसा ही बोला था कि अनपेयर्ड है, एक है तो उसकी वजह से नॉर्थ और साउथ बन जा रहा है, बट वहां पर आपको शुरुआत वाला डिस्कशन था, वहां डिटेलिंग नहीं कर सकते थे। अब थोड़े हम ग्रेजुएट हो गए, पहले लेक्चर से आप में थोड़ा सीख गए ना, तो याद है, तो शुरुआत में समझाने के लिए वहां पे बताया था, बट ऐसा जरूरी नहीं कि अनपेयर्ड नेचुरली, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नेचुरली अवेलेबल है और उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से नेट फ्लक्स जीरो है, नेट डाइपोल जीरो है, तो वहां पे मैग्नेटिज्म नहीं बन सकता। हाँ, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में तो हम लोग जो शुरुआत वाला जो डिस्कशन था वो पर्टिकुलरली अलग अलग हम लोग इलेक्ट्रॉन का ले रहे थे। अब यहाँ पे ओवरऑल मटेरियल को देख रहे हैं, एक मटेरियल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना रहेगा ना, तो वो सारी बातें कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पर दो तीन रोचक चीज आपको देखने को मिली, बहुत बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार, कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सर, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब डायमैग्नेटिक, कैसा क्या होता है सारा सीख लिया, और अनपेयर्ड में क्या है, दो तरीके, परमानेंट मैग्नेट का भी हमें आइडिया आ गया। अब इसका क्या करें सर, नेचुरली तो नहीं है, बट क्या है, नेचुरली नहीं है इसका मतलब क्या हमेशा नहीं हो सकते, नहीं। अब क्या करते हैं, हम इस मटेरियल को उठाते हैं इसके ऊपर, क्यों ना, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है भाई, फायदे वाली, अनपेयर्ड मतलब कि मैग्नेटिज्म तो पॉसिबल है यहां पे, नेचुरली नहीं है बट फोर्सफुली तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको उठाते हम लोग और इसके ऊपर अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इसी के ऊपर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वही मटेरियल क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, अब स्टार्ट करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल नेचुरली नॉन मैग्नेट होता है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर नॉन मैग्नेटिक नेचुरली, अभी नेचुरली बात हो रही है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है हमने, क्योंकि नेचुरली तो क्या है, काई भी जीरो, नो मैग्नेटाइजेशन, कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं हो रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, सब कुछ जीरो है। बट जैसे ही हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगाया, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर मैग्नेटाइजेशन एक ही डायरेक्शन में हमें अलाइन होते हुए नजर आएंगे, अलाइन होते हुए नजर आएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एच। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूसेस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एच। तो अब आपसे बोलूं कि काई क्या है, यहां पे काई तो सर पॉजिटिव है और स्मॉल है, बस सीख गए आप, यही क्वेश्चन आता है ना। अब ये क्या है, वीकली मैग्नेटाइज है, वीकली मैग्नेटाइज है। क्यों वीकली मैग्नेटाइज है, क्योंकि ये जो काई है ना, काई स्मॉल है, काफी स्मॉल है, काई क्या है, स्मॉल है, स्मॉल मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, बहुत छोटे अमाउंट में हो रहे हैं। सर छोटे अमाउंट में तो डायमैग्नेटिक में भी हो रहे थे, बिल्कुल जी हाँ, छोटे अमाउंट में डायमैग्नेटिक में भी हो रहे थे, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में थे। पैरामैग्नेटिक में है स्मॉल अमाउंट बट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एच। तो क्या सर ये अगर सेम डायरेक्शन में है, तो जैसा डायमैग्नेटिक में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को भगा रहा था दूर अपने से, तो पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट तो करेगा, बट हाँ स्मॉल क्वांटिटी में अट्रैक्ट तो करेगा, बट स्मॉल क्वांटिटी में। आई बात समझ में। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर अगर मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा लाना है तो हमें बहुत ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी।
ठीक है, चलो तो आगे देखें इसको। तो यहां पर काई को अगर देखेंगे तो बहुत ही स्मॉल 10⁻³ की ऑर्डर की मिलेगी, स्मॉल मैग्नेटाइजेशन मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? स्मॉल मैग्नेटाइजेशन। पॉजिटिव एल्यूमिनियम, लिथियम, सोडियम इसके एग्जांपल है। जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो इस पे मैं आपको फील्ड बताऊं तो ये जो देखो ये फील्ड तो यहां से इसे पास हो गई ना, सीधे सीधे तो हो गई, सीधे सीधे तो यहां से पास हो गई। अब ये जो साइड से जा रही है थोड़ी बहुत तो इसको अट्रैक्ट कर लिया, ये साइड से जा रही तो इसको भी अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। ये साइड से जा रही थोड़ी सी, इसको भी अट्रैक्ट कर, बहुत ज्यादा नहीं, स्मॉल क्वांटिटी में। अट्रैक्ट लिख लेना यहां पे है ना, अट्रैक्टेड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, बहुत लार्ज क्वांटिटी में नहीं, स्मॉल क्वांटिटी में अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। समझ में आया यहां तक? तो ये था इट्स ऑल अबाउट पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल भी बता देता हूं। देखो पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो सबसे पहले हम डायमैग्नेटिक पढ़े ना, डायमैग्नेटिक ये वाला कलर मैं कैमरे पे देख लेता हूं, कुछ कलर दूसरे तो नहीं दिख रहे हैं आपको क्योंकि लेंस की वजह से बहुत सारे, नहीं मेरे ख्याल से सब कुछ नजर आ रहा है बढ़िया वाला। देखो डायमैग्नेटिक में ये सारे के सारे मटेरियल डायमैग्नेटिक है। देखो ये कलर है ना डायमैग्नेटिक, ये सारे कलर वाले क्या है? डायमैग्नेटिक है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक में देखो ये पूरा येलो वाला जितना भी पोर्शन है, येलो वाला कितना है? बहुत ज्यादा पैरामैग्नेटिक है। मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक से भरी पड़ी है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक से भरी पड़ी है। आगे के मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, एक बार और ये चार्ट में पीरियोडिक टेबल एक बार और जब फेरोमैग्नेटिक पढ़ाऊंगा। फेरोमैग्नेटिक में देखो ये 3 ही फेरोमैग्नेटिक है, एंटी फेरो में देखो एक ही है, ये अभी आगे पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की बहुत ज्यादा डोमिनेंस है, बहुत ज्यादा डोमिनेंस है। देखो ऑक्सीजन क्या है? पैरामैग्नेटिक। अगर कोई पूछ ले कि एयर भाई ऑक्सीजन से ही तो बनती है और एयर, तो एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इन्हीं का कंट्रीब्यूशन होता है ना। तो अगर हम देखेंगे O2 का अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो हम एयर को क्या बोल सकते हैं? पैरामैग्नेटिक नेचर बोल सकते हैं, तो आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसको और डिटेल में बताऊंगा। तो समझ में आया आपको? तो कहने का मतलब है कि ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक से पूरी पीरियोडिक टेबल हमारी क्या होती है? भरी हुई रहती है। तो 2 मटेरियल अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, 5 में से आउट ऑफ 5 2 पढ़ चुके हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा थ्योरी, क्योंकि देखो कनेक्टेड रहा है, पेयर्ड पढ़ा, अनपेयर्ड में भी फिर 2 तरीके हैं, परमानेंट मैग्नेट और फिर रेंडमली अलाइन। रेंडमली अलाइन वाले को हम लोगों ने कहां ले गए? यहां पे ले गए। अब आपसे कोई बोलेगा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? जी हाँ होते हैं, उन्हीं की वजह से तो होता है, बट सिर्फ उन्हीं की वजह से नहीं होता है, सिर्फ अनपेयर्ड होने की वजह से नहीं हो रहा है मैग्नेटिज्म, एक्सटर्नल मैग्नेटिक की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो तो एक दूसरे को कैंसिल करके बैठे थे जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा था। तो और हमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन ज्यादा अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ती है। हम बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएंगे पैरामैग्नेटिक में, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, तब जाके हमें स्मॉल क्वांटिटी में मैग्नेटाइजेशन होगा, स्मॉल मैग्नेटाइजेशन होगा। तो ये हमारे लिए क्या सरदर्द बना हुआ रहा। साइंटिस्ट चाहते थे कि भाई बहुत कम फील्ड में हमें अगर बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजेशन मिलेगा तो उसी का तो वैल्यू है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखो साइंटिस्ट क्यों निकले हैं, ये सारे डिस्कशन क्यों हो रहा है? साइंटिस्ट या इंजीनियर ने बहुत अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट की खोज में बना, क्योंकि उसे बनाना क्या है भाई, इलेक्ट्रिकल मशीन वगैरह जो परमानेंट मैग्नेट यूज करके मशीन वगैरह मान लो कोई ऑपरेट करता है तो बहुत बल्कियर हो जाता है। और परमानेंट मैग्नेट का क्या होता है, टाइम के बाद उसका क्या हो जाता है, एक टाइम के बाद उसका मैग्नेटिज्म डिरेट होने लगता है। पुराना जैसे मैग्नेट होते जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं उसकी कैपेबिलिटी कम होने लगती है। तो साइंटिस्ट को आया दिमाग में कि क्यों ना इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करें, क्योंकि पूरी एसी मशीन उसी पे बेस्ड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की खोज में, खैर मैं पूरा अलग बता रहा हूं कि पहले मैग्नेट तो आया होगा, उसके बाद ही मशीन की कल्पना करी होगी, बट अभी आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मशीन में क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, तो एक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए साइंटिस्ट बहुत ज्यादा डेस्परेट थे। तो उनको लगा कि यार ये इससे अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल से अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे तो उसके लिए तो हमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की खर्च करनी पड़ेगी, तब जाके हमें स्मॉल मैग्नेटाइजेशन मिलेगा। तो ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। तो इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक ढूंढेंगे साइंटिस्ट और वगैरह ने, कुछ ड्रॉबैक ढूंढे होंगे, और उस ड्रॉबैक में फिर हम खोज में निकले होंगे कि ऐसा मटेरियल हो जहां पे कम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे और ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हो जाए।
उसको आगे चल के हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि पैरामैग्नेटिक का ड्रॉबैक क्या है, पहले इसको समझेंगे और उसके बाद देखेंगे फेरोमैग्नेटिक कैसे पिक्चर में आया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूं ताकि आपको रिवीजन करते टाइम पे तुरंत क्लिक करे कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, क्योंकि एक ही लेक्चर में चाहता मैं 40-50 मिनट में एक ही लेक्चर में कर देता सबको, बट दिक्कत क्या होती जब आप रिवीजन करने बैठते और आपको सिर्फ डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक किसी में भी कंफ्यूजन होता तो तुरंत आप अपने लेक्चर पे क्लिक कर लेंगे। तो जी सेंटर के ऐप पे ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आपको मैं छोटे छोटे लेक्चर के फॉर्म में दे रहा हूं ताकि रिवीजन करते टाइम पे तुरंत क्लिक कर लें, आप ढूंढने में परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।